चैप्टर 47 की शुरुआत वहीं से होती है जिधर पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। डेक्स एंजेलिका को पकड़कर बोलता है, तुम्हारे पास जितने भी आइटम है वह सब मुझे दे दो। और ये बात सुनकर एंजेलिका थोड़ी शर्माने लगती है और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंजेलिका ने अपने सभी कपड़ों को उतार दिया था, मतलब कि आइटम को उतार दिया था। और फिर एंजेलिका बिना कपड़ों की खड़ी होती है, मतलब कि कुछ तो पहना था उसने। और फिर वह शर्माते हुए बोलती है, मैंने वही किया जैसा तुमने बोला था, तुम सच में कुछ अजीब तो नहीं करने वाले हो, है ना? लेकिन डेक्स उसे अपने हाथों के इशारे से रोकता हुआ बोलता है, तुम थोड़ी देर उधर ही रुकना क्योंकि मैं कुछ चीजों को टेस्ट करना चाहता हूँ। और एंजेलिका डेक्स की बात सुनकर चौंकती हुई बोलती है, ठीक है। और फिर वह डेक्स को देखती हुई और ब्लश करती हुई सोचती है, अरे यार, उसने तो एक नजर भी मेरी तरफ नहीं देखा और मैं ही बेवकूफ थी जो कि शर्मा रही थी और नर्वस हो रही थी। और क्या वह मेरी सोच से भी ज्यादा भरोसेमंद है? और फिर डेक्स बोलता है, उसने जो भी बोला उसके अनुसार उसने इन आइटम का इस्तेमाल काफी लंबे समय तक किया। इसका मतलब है कि मैं इन आइटम पर ग्रांड पॉसिबिलिटी का स्किल का यूज कर सकता हूँ। और फिर डेक्स अपने हाथों को उस कपड़े की तरफ करता हुआ बोलता है, ग्रांड पॉसिबिलिटी, जिससे डेक्स का हाथ ग्लो करने लगता है, जिसे देखकर एंजेलिका चौंक जाती है और वह बोलती है, क्या पॉसिबिलिटी? और फिर उधर बहुत ज्यादा रोशनी दिखती है जो पूरे आसमान तक उड़ रही थी। और फिर हमें एंजेलिका के आइटम को दिखाया जाता है जो रेयर रैंक से ओनली 1 रैंक के हो गए थे और उन आइटम के स्टेटस भी बढ़ गए थे। और डेक्स तो उन आइटम को देखकर स्माइल करता हुआ सोचता है, अरे वाह, ये तो काम कर गए। और बल्कि ये आइटम पहले से भी ज्यादा ताकतवर और मजबूत हो गए जैसा कि मैंने सोचा था। ग्रांड पॉसिबिलिटी का इफेक्ट इस बात पर निर्भर करता है कि मैं जिस आइटम पर ग्रांड पॉसिबिलिटी स्किल का इस्तेमाल करता हूँ उस आइटम को कैसे और किस प्रकार से इस्तेमाल किया गया है। के बाद एंजेलिका उन आइटम को पहन लेती और वह आइटम बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे थे। और उन आइटम को देखती हुई एंजेलिका बोलती है, क्या ये सच में मेरे ही आइटम हैं? और डेक्स बोलता है, हाँ शुक्र है, क्योंकि तुमने अपने इक्विपमेंट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती थी इसलिए वो बहुत मजबूत हो गए हैं। खैर ये आइटम अभी तो सही से समझ नहीं आ रहे हैं, लेकिन तुम इन आइटम को शुरुआत में ठीक ठाक यूज कर पाओगे, लेकिन जब तुम इसका यूज सही से समझ जाओगी फिर तो तुम सबकी फाड़ के रख दोगी। और फिर एंजेलिका शर्माती हुई डेक्स को शुक्रिया बोलती है और सोचने लगती है कि वह मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। और फिर वह डेक्स से बोलती है, तुम आखिर कौन हो? पर डेक्स उसकी बात सुनकर पहले तो चौंक जाता है और फिर डेक्स अपने हाथ से अपने चोंगे को हटाता हुआ और स्माइल करता हुआ बोलता है, मैं वैसे तो मैं इस दुनिया का पापा हूँ पर तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा एक दोस्त हूँ। और वह डेक्स की बात सुनकर चौंक जाती है और फिर डेक्स अपना हाथ आगे बढ़ाता हुआ बोलता है, चलो फिर ठीक है, अब से हम एक दूसरे के आगे भी मदद करेंगे, इसलिए क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? और फिर एंजेलिका के सामने एक स्क्रीन विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा था, डेक्स ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहेंगी? और एंजेलिका उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को जो यूजर नाम था उसे देखकर चौंक जाती है और बोलती, अरे ये यूजर नाम तो। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां डेक्स और एंजेलिका साथ में चलते हुए जा रहे थे और एंजेलिका डेक्स से बोल रही थी, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो पहले मुझे लगा कि आप सच में कुछ अजीब है, लेकिन अब मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया है। और फिर वह खुश होते हुए बोलती है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं डेक्स जैसे कोई फेमस व्यक्ति मेरा दोस्त बनेगा, ये तो मेरे लिए एक सपने जैसा है। लेकिन तभी डेक्स अजीब सा मुंह बनाता हुआ बोलता है, इसमें क्या बड़ी बात है, और मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करोगी, पर फिर भी तुम मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना, ठीक है? और वह भी अजीब सा मुंह बनाकर बोलती, अरे क्या बोल रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी? और तभी डीमन किंग डेक्स के हुडी से अपना सन निकालकर डेक्स से बोलता है, हे मास्टर, क्या ये सचमुच ठीक है? आपको तो पहले अपनी आइडेंटिटी किसी के भी सामने रिवील करना अच्छा नहीं लगता था, फिर अब क्या हुआ? तो डेक्स डीमन किंग से बोलता है, अरे इस बार इसके लिए मेरे दिमाग में एक प्लान है, इसलिए सब ठीक है। और फिर डेक्स सोचने लगता है, अब तो ऑक्शन हाउस एक्सीडेंट के कारण सभी लोगों को यह पता है कि मैं आर्केडिया खेलता हूँ, तो अब उन बंदों से मेरा यूजर नाम छुपाना अच्छा नहीं है जिनके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ। और मैं इस बात पर विचार कर रहा हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ और दूसरे लोग मुझे किस नजर से देखे, अच्छा या बुराई से। लेकिन तभी एंजेलिका आसमान में दिखने वाली स्क्रीन विंडो को देखकर चिल्लाती हुई बोलती, अरे उधर देखो, लगता है फर्स्ट राउंड जल्दी खत्म होने वाला। और डेक्स भी उस स्क्रीन विंडो को देखकर सोचता है, ओ अच्छा, अब 30 लाख पार्टिसिपेंट में से आखिरकार 1000 तक पहुंचने के लिए सिर्फ 2 लोग और बचे हैं। जो भी अब बाहर होगा वो सच में बहुत ज्यादा बदकिस्मत होगा। और तभी वह 2 बदकिस्मत बंदे एंजेलिका और डेक्स के सामने आ जाते हैं और वो लोग बोलते हैं, अरे वाह, देखो तो सही, इधर तो 2 कपल्स घूम रहे हैं, चलो फिर इनको ओयो भेज देते हैं ताकि ये लोग खुलकर मजे कर सके। डेक्स उनको ऐसे ही खड़ा होकर देख रहा था, लेकिन एंजेलिका डर के मारे डेक्स के पीछे छिप जाती है और बोलती है, नहीं, हमें ओयो नहीं जाना, इसलिए तुम लोग इधर से चले जाओ। और फिर जो सांड जैसा बंदा होता है वो बोलता है, अरे वो सब छोड़ो, आखिर ये लोग इतनी देर तक सर्वाइव कैसे कर पाए? उसका दोस्त बोलता है, वैसे भी ये दोनों नूबड़े हैं और ये दोनों हमारे हाथों आज तो मरने ही वाले, तो किससे फर्क पड़ता है? डेक्स खुश होता हुआ बोलता है, अरे वाह, देखो तो इन चूतियों को जो अपने बाप को नूबड़े बोल रहे हैं। तो ठीक है एंजेलिका, अब तुम्हारी बारी, तुम इन चूतियों का हथियार काट कर इनके पीछे ही डाल दो। एंजेलिका चौंक जाती है और बोलती है, क्या मुझे ये ना हो पाएगा डेक्स? लेकिन डेक्स हंसता हुआ बोलता है, अरे मैं तो ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारा जो आइटम है उनका परफॉर्मेंस को तो भी तो देखना है, कि चलो फिर उन दोनों को मार देते हैं। और भाई एंजेलिका की सिट्टी पिट्टी तो गुल होगी था और वो बोल लेते, मम्मी मम्मी
मुझे घर जाना है। वो दोनों गुस्से में चिल्लाते हुए एंजेलिका पर अटैक कर देते। तभी एंजेलिका के बम्बू स्पेयर से रोशनी निकलने लगती है और एक स्क्रीन पॉपअप होती है। आपने प्रॉपर्टी सेट के सारे हिस्से को पहन रखा है। सेट इफेक्ट एक्टिवेट हो गया है। एंजेलिका डर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है और हाथ आगे करके बोलती है शील्ड। उसके सामने एक शील्ड आ जाता है और वो अटैक से बचा लेता है। उसका दूसरा साथी चिल्लाता है, क्या तुमको लगता है कि तुम सिर्फ एक सर्कल मैजिक शील्ड स्किल से रोक सकती हो? शील्ड में क्रैक आने लगता है। एंजेलिका सोचने लगती है, मेरे पास डेक्स द्वारा बताए गए मेथड का यूज करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और फिर वो चिल्लाती हुई शील्ड का स्पेल को बार बार बोलने शुरू कर देती है, शील्ड शील्ड शील्ड। और फिर उधर बहुत सारे शील्ड बन जाते हैं जिससे वह सांड उधर से उड़ जाता है और सामने दूसरे साथी के बगल में उड़ता हुआ जाकर गिर जाता है। वह बचता हुआ बोलता है, अबे ये क्या था और ये कैसे हुआ? डेक्स खुश था और सोच रहा था पॉसिबिलिटी का इफेक्ट आइटम को हाई लेवल मोस्टर के लिए मुश्किल बना देगा, लेकिन स्पेशली इसके सेट इफेक्ट को हल्के में नहीं लिया जा सकता। एंजेलिका अब एंडलेस फर्स्ट सर्कल मैजिक को यूज कर सकती है। इतने सारे मैजिक के गोले को देखकर उस बचे हुए बंदे की फटकर हाथ में आ जाती है और वह रोता हुआ बोलता है, अबे वो मारना चाहती है या गांड फाड़ना चाहती है? और फिर वो सारे के सारे मैजिक की गोले उसके ऊपर गिर जाते हैं जिससे उसका काम तमाम हो जाता है और नोटिफिकेशन आता है, अब भी 1000 सर्वाइवल जिंदा है। बम्बू स्पेयर कंपटीशन राउंड 1 अब खत्म हो गया है। राइटर द्वारा बताया जाता है, आज का दिन बहुत स्पेशल है। ये एंजेलिका के जन्म का प्रतीक है और एक ग्रेट फर्स्ट सर्कल मैजिशियन जो प्लेयर वर्सेस प्लेयर में साइको है। एंजेलिका खुश थी। डेक्स, देखा तुमने, मैंने कर दिखाया। मैंने उन नाली के कीड़ों को वापस नाली में भेज दिया। डेक्स को नोटिफिकेशन आता है, आपने यूजर का विश्वास जीत लिया है। प्लेयर एंजेलिका को हेल्पर के रूप में रजिस्टर कर लिया गया है। आपको अभी 243 पॉसिबिलिटी दिया जा रहा है। डेक्स एंजेलिका को देखता हुआ बोलता है, अच्छा एक हेल्पर, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम एक बहुत ही खतरनाक मोस्टर बन जाओ। इस गेम की वीडियो को डायरेक्टर अपने कंप्यूटर में देख रहा था। डेक्स को देखकर वह खुश होते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मिस्टीरियस प्लेयर डेक्स। उससे नोटिफिकेशन मिलती है, आपके पास चुने गए यूजर की जानकारी की जांच करने का अधिकार नहीं है। डायरेक्टर, मैं तुम्हें वह नहीं करने दूंगा जो तुम करना चाहते हो। बम्बू स्पेयर कंपटीशन राउंड 2 बस शुरू होने वाला। एनपीसी उन प्लेयर को देखकर बोलती है, हो फर्स्ट राउंड में चेंज हुए हैं। वह स्क्रीन विंडो में देखती हुई बोलती है, अरे वाह, हाई रैंक के बदले मिड और लोअर रैंक के लोग जिंदा हैं। यहाँ तक कि लेवल 43 का एक यूजर भी जिंदा है। ये क्या मजाक है? क्या ये उसका लक है या उसका टैलेंट? एंजेलिका चौंक जाती। एनपीसी डरावनी सी शक्ल बनाकर आगे बोलती है, वेल इसका पता तो राउंड 2 में चल ही जाएगा, है। और नुन्नू मुन्नू सी बच्ची बनकर हंसती हुई बोलती है, इससे पहले कि हम राउंड 2 शुरू करें, मुझे आप सभी को कुछ इमरजेंसी चेंजेस के बारे में बताने दीजिए। बम्बू स्पेयर ग्लो करने लगता है। एनपीसी बोलती है, बम्बू स्पेयर कंपटीशन में जो स्किल है वो बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए इसके कुछ हिस्से मॉडिफाई किया गया है। सबसे पहले बम्बू स्पेयर अब फिजिकली रूप से भी आप पर हमला कर सकता है और अब जादू को भी बाईपास कर सकता है। और दूसरे शब्दों में कहे तो जो लोग बम्बू स्पेयर के अटैक से ब्लॉक या नलिफाई कर देते हैं, अब वो लोग उस अटैक को ब्लॉक या नलिफाई नहीं कर सकते। डीमन किंग डेक्स से बोलता है, हे मास्टर, ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये एक जाल है मास्टर, आपको फंसाने के लिए। लेकिन डेक्स स्माइल करता है और फिर हंसता हुआ बोलता है, टैन, मैं उन लोगों से बचना नहीं चाहता जो मेरे पास मेरे लिए आने की कोशिश करते हैं। चलो फिर देखते हैं कि वो लोग क्या कर सकते हैं। और गाइस, चैप्टर इधर खत्म हो जाता है। चैप्टर 48 की शुरुआत में हमें उसी एनपीसी को दिखाया जाता है जो हंसती हुई अपना दांत दिखाती हुई बोल रही थी। हालांकि ये धोखाधड़ी नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि बम्बू स्पेयर कंपटीशन में स्पेशल स्किल बहुत ज्यादा फायदेमंद है, इसलिए इसके कुछ हिस्से में सुधार किया गया है। सबसे पहले बम्बू स्पेयर फिजिकली अटैक कर सकता है और ये मैजिक अटैक को भी बाईपास कर सकता है। दूसरे शब्दों में जो इफेक्ट फिजिकली अटैक को पूरी तरह से ब्लॉक या नलिफाई कर देते हैं, वो अब बम्बू स्पेयर को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। उस एनपीसी की बात सुनकर उधर खड़े प्लेयर बोलने लगते हैं, फिजिकली अटैक को नलिफाई करना और उन्हें पूरी तरह से ब्लॉक करना, क्या सच में ऐसी कोई स्किल थी? क्या ये बहुत ज्यादा ओवरपावर नहीं है? और आखिर वैसा किसने किया था? और फिर वह एनपीसी फिर बोलती है, और एक और बात यह है कि कुछ स्पेशल आइटम की वजह से इस इवेंट का जो बैलेंस है वो पूरी तरह से बिगड़ गया है, और क्योंकि ये बम्बू स्पेयर कंपटीशन बराबरी की लड़ाई है तो ये गलत होगा, है ना? तो आने वाली दूसरी और तीसरे राउंड में आप हथियार के अलावा किसी और इक्विपमेंट और उसके इफेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो प्लीज सिर्फ अपनी स्किल और बम्बू स्पेयर से लड़े। और उस एनपीसी की बातों को सुनकर एंजेलिका चौंक कर बोलती, क्या? तो फिर मेरा इक्विपमेंट सेट का इफेक्ट का क्या होगा? और फिर वह एनपीसी बोलती है, बदलाव बस इतना ही थे, अब जिसका आप सभी को इंतजार था वह दूसरा राउंड शुरू होने वाला। आप सभी को कोई शिकायत तो नहीं है ना? और डेक्स उसकी बात सुनकर सोचता है, और अगर हमारे पास कोई शिकायत हो तो भी तुम कौन सा सुनती, तो ये सब पूछने का क्या फायदा? और फिर वह एनपीसी आगे बोलती, अब से जहरीली गैस मैप के बाहर से अंदर की ओर फैलना शुरू हो जाएगी और इसकी स्पीड एक इंसान की पूरी स्पीड से दौड़ने जितनी है। तुम्हें बिना रुके चलते रहना है, समझे? चलो फिर ठीक है, शुरू करते हैं बम्बू स्पेयर कंपटीशन का दूसरा राउंड। उसके बाद हमें एलाइस को दिखाया जाता है जो बोल रही थी, लेवल 3 एडमिनिस्ट्रेटर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की अथॉरिटी एक्टिवेट हो गई है, इमरजेंसी पैच बदलाव लागू हो
हो रहा है और बम्बू स्फीयर कंपटीशन की लिमिटेशन में एक हिस्से में बदलाव किया जा रहा है। अलाइज सिस्टम के लगातार बदलते जजिंग क्राइटेरिया के कारण अब पेनल्टी आंशिक रूप से लगाई जाएगी और डायरेक्टर अलाइज के सिस्टम में बदलाव के कारण बहुत ज्यादा खुश थे और आर्केडिया के इवेंट मैनेजमेंट टीम के डायरेक्टर से बोल रहे थे कि हमने कर दिखाया। और फिर मैनेजमेंट टीम के डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या ये सच में ठीक है? और हमें तो प्रेसिडेंट ने कहा था कि अगर हो सके तो पेनल्टी से बचना है। पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनसे बोलते हैं, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। वो यूजर डेक्स ही वो इंसान है जिसने वो प्रॉब्लमेटिक ओनली वन रैंक आइटम ब्लड सकर बनाया था। इस सिचुएशन को एक्सपोज करने में एडमिनिस्ट्रेटर का ही सबसे ज्यादा फायदा है और उससे भी बढ़कर ये बम्बू स्फीयर कंपटीशन ये कोरिया ब्रांच का एक छिपा हुआ इक्का है और हमें सेकंड राउंड में हर हाल में उस जैसे प्रॉब्लमेटिक खिलाड़ी को बाहर निकालना होगा। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें डेक्स और एंजेलिका को दिखाया जाता है और फिर डेक्स एंजेलिका से बोलता है, अब से हम अलग अलग जाना होगा एंजेलिका, और अगर मुमकिन होगा तो हम थर्ड राउंड में दोबारा मिलेंगे। और एंजेलिका डेक्स की बात सुनकर चौंक कर रोती हुई और चिल्लाती हुई डेक्स से बोलती, क्या ये ठीक नहीं है? क्या ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बेकार हूँ क्योंकि मैं अपने आइटम का इस्तेमाल भी सही से नहीं कर सकती हूँ, है ना? लेकिन डेक्स उससे बोलता, अरे क्या तुम पागल हो? और सबसे पहले वह जो आइटम है वो मैंने ही तुम्हारे लिए बनाया है और अगर मैं सच में किसी का इस्तेमाल करना चाहता तो मैं सबसे पहले तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ता बल्कि जो सेकंड रैंकर थी उसके साथ आगे बढ़ता, समझी? तुम्हारे साथ जुड़ने से ही तो मेरा नुकसान हो रहा है भिखारी। और डेक्स की वो सारी बातें एंजेलिका के सीधे दिल पे लगती है और एंजेलिका बोलती है, ये बातें तो सही है पर क्या इतना सच बोलना जरूरी था? लेकिन फिर डेक्स स्माइल करता हुआ बोलता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। और फिर डेक्स एंजेलिका के सर के ऊपर अपना हाथ रखता हुआ बोलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब से मैं तुम्हें बचा पाऊंगा। एंजेलिका बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी और डेक्स आगे बोलता है, क्योंकि जो चाल मैं चल रहा हूँ उससे तुम्हें भी दिक्कत हो सकता है, इसलिए उससे बचने के लिए तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा। और फिर एंजेलिका डेक्स से दूर हटती हुई बोलती, अच्छा मैं समझ गई। और फिर डेक्स उधर से जाने लगता है और जाते हुए एंजेलिका से बोलता है, तुम गैर आइटम का इस्तेमाल कर पाओगे इसलिए अपना बेस्ट करना, ठीक है? और इस बार किसी भी अजीब आदमी के चक्कर में मत पड़ जाना, ओके? और एंजेलिका डेक्स से बोलती है, ठीक है, और तुम भी सावधान रहना डेक्स। और फिर बहुत ज्यादा खुश होते हुए डेक्स को बाय बोलती है, बाय बाय डेक्स, थर्ड राउंड में फिर मिलते हैं। और डेक्स एंजेलिका को बाय बोलता उधर से चला जाता है। और एंजेलिका सोच रही थी, अच्छा एक पैसिव स्किल, उसने पक्का बताया था कि यही वजह है कि उस पे फिजिकल अटैक का डैमेज नहीं पड़ता, क्या यही बात है या कुछ और हो सकता है? भले ही वह डेक्स हो लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह इतना ओवर पावर हो। उसके बाद हमें डेक्स को दिखाया जाता है जो डिवाइन डिसेंस स्किल का यूज करके पॉइजन किंग आजाकार को चुनता है। उसके बाद उसके सामने नोटिफिकेशन आता है, नर्क से आया एक प्राणी आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। डेक्स स्किल का यूज करता है, टॉक्सिन रजिस्टर मास्टर एब्सोल्यूट पॉइजन ऑब्स्ट्रैक्स रैंक 2। उसके बाद टॉक्सिन एफिनिटी मास्टर और पॉइजन एंटीबॉडी निर्माण रैंक 3। उसके बाद डेक्स ये सब इस्तेमाल कर एकदम मस्त रूप में चेंज हो जाता है। लेकिन तभी एले मुंह बनाती हुई डेक्स से बोलती है, डेक्स तुमने लगातार 2 बार नर्क से प्राणियों को नीचे बुलाया, मुझे गुस्सा आ रहा है। डेक्स एले से बोलता है, अरे एले गुस्सा मत करो, मैंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हेल की यूनिटी एबिलिटी मोर इफेक्टिव होती है। और फिर डेक्स डिमन किंग से पूछता है, वैसे भी टेन मेरे आइडिया में कोई दिक्कत नहीं है ना? पर डिमन किंग थोड़ा परेशान होता हुआ बोलता है, क्या हाँ ये ठीक है, पर क्या आप सच में ठीक रहेंगे? ये किसी कंपटीशन जैसा लग रहा है, अगर मास्टर फिर आपकी हरकतों की वजह से फिर से पाबंदियां लग गई तो क्या होगा? लेकिन डेक्स डिमन किंग से बोलता है, अरे तुम भी ना टेन, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम एक डिमन किंग होने के लिए बहुत ज्यादा भोले हो। और भाई डिमन किंग डेक्स की बात सुनकर अजीब सा मुंह बनाता हुआ और चिल्लाता हुआ बोलता है, क्या आपको सच में ऐसा लगता है मास्टर? और डेक्स उधर से जाता हुआ बोलता है, बेशक नियमों के अनुसार मुझे मैप के अंदर होना चाहिए, एक ऐसा नियम है जो हालत को अपने फायदे के लिए बदलने की कोशिश कर रहा है। और फिर डेक्स स्माइल करता हुआ बोलता है, इसलिए मैं बाकी सभी लोगों से उल्टा दिशा में जा रहा हूँ क्योंकि आने वाली जहरीले गैस की वजह से हर किसी के पास मैप के बीच में जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। ये सिस्टम लोगों को इस प्रोसेस में एक दूसरे से टकराने पर मजबूर करेगा और उन्हें लड़ना ही पड़ेगा। मैंने पहले राउंड में काफी किल्स कर लिया है और जब अब बम्बू स्पेयर से पूरी तरह बचना नामुमकिन है तो राउंड 2 को सुरक्षित रूप से पार करने का यही सही तरीका है। किसी से बिल्कुल टकराना नहीं जब तक कि मेरे अलावा बाकी 1000 लोग जहरीली गैस के दम घुटने से मर नहीं जाते। और उसके बाद सभी प्लेयरों के पास कुछ रेड कलर की नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा था, चेतावनी, जहरीला कोहरा मैदान में घुस रहा है, जानलेवा जहर खिलाड़ी के चारों ओर से घेर लिया है। उसके बाद हमें कुछ और नोटिफिकेशन को दिखाया जाता है जो डेक्स को आ रही थी। पैसिव स्किल टॉक्सिक रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो रहा है, पैसिव स्किल एब्सोल्यूट पॉइजन ऑब्स्ट्रक्शन एक्टिवेट हो रहा है, पॉइजन एंटीबॉडी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो रहा है और ये सोखा हुआ जहर आपके खून में फैल रहा है। उसके बाद हमें डेक्स को दिखाया जाता है जिसके पास ये सारी नोटिफिकेशन आ रही थी और जो किसी घर के अंदर छुप कर बैठा हुआ था। और फिर डेक्स बोलता है, अब ऐसे ही होगा राउंड 2 क्लियर। उसके बाद हमें कुछ लोगों की लड़ाई नहीं, बस उन्हें जो स्किल यूज कर रहे थे वो दिखाया जाता है, स्पिनिंग स्लैश, फायर एरो, बींड वॉक, सील्ड क्रशर। और वह लोग ऐसे ही लड़े जा रहे थे और उनको देखकर वह एनपीसी लड़की अपना दांत दिखाती हुई बोल रही थी, खे 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 खे, ये राउंड देखने में सच में बहुत
ज्यादा मजेदार था, क्योंकि पिछले राउंड की उल्टा इसमें सिर्फ टैलेंटेड लोग ही बचे थे और यहाँ तक कि इस राउंड में इस्तेमाल की जा रही स्किल भी बिल्कुल अलग ही लेवल की है। हालांकि किसी भी ग्रुप में हमेशा ऐसे ही लोग होते हैं जो नॉर्मल नियमों से हटकर काम करते हैं। उसके बाद हमें एक लड़की प्लेयर को दिखाया जाता है जिसका नाम कैसियस होता है। वो फुल बैडएस मोड में बम्बू स्पेयर को लिए हुए कुछ प्लेयरों की तरफ आगे बढ़ रही थी। वह लोग भी उसे देखकर अपना बम्बू स्पेयर को लेकर रेडी हो जाते, लेकिन कैसियस अपना बम्बू स्पेयर को लिए हुए एक स्किल क्योटिक स्वॉर्ड डांस का यूज करती है और उनको एक ही अटैक में मार देती है। लेकिन तभी कोई उस पर निशाना लगाते हुए उस पर अटैक कर देता है, पर जैसे ही वह अटैक उसके पास आता है, मतलब कि जैसे उसे वह अटैक लगने ही वाला था, वह डोज करके उससे बच जाती है और वो तीर अटैक उसके पीछे जाकर गिरता है। और जिस बंदे ने वह अटैक किया था वह ये देखकर हैरान हो जाता है, क्या उसने मेरे अटैक को डोज कर लिया, कैसे, वो भी इतनी दूर के अटैक को। और कैसियस गुस्से में बोलती है, अब ये सब खत्म हो गया है, अब तू नहीं बचेगा सुअर की औलाद। और फिर कैसियस जिस तरफ से वह अटैक आया था उस तरफ जंप करके जाने लगती और बहुत ही जल्दी ही उस बंदे के पास पहुंच जाती जिसने वह अटैक किया था। और वह कैसियस को इतना जल्दी अपने पास आ जाने के कारण बहुत ज्यादा हैरान था और चिल्लाता हुआ बोल रहा था, ये कैसे हो सकता है, आखिर तुम हो कौन, और मुझे पूरा यकीन है कि मैंने कम से कम 800 मीटर की दूर से वह अटैक किया था, तो फिर आखिर तुम मेरे पास इतना जल्दी कैसे आ गई, क्या तुम एक हिडन क्लास की हो। लेकिन कैसियस उसे अपने बम्बू स्पेयर से मार देती और फिर उसे मारने के बाद वह बोलती, ये कितना अजीब बात है, इतनी शानदार तरीके से उछल कूद करने के बाद भी वह खुद को सामने नहीं ला रहा। और फिर वह गुस्सा करती हुई बोलती है, तुम कहाँ छुपे हुए हो डेक्स। और फिर हमें बताया जाता है बम्बू स्पेयर कंपटीशन का राउंड 2 खत्म हो गया और इस राउंड में सिर्फ 2 सर्वाइवर बचे हैं और वह है कैसियस और डेक्स। और गाइस ये चैप्टर इधर ही एकदम मस्त मोड पर खत्म हो गया है। चैप्टर 49 की शुरुआत पिछला चैप्टर जिधर खत्म हुआ था उससे थोड़ा देर पहले के सीन से होता है, जहाँ हमें बताया जाता है बम्बू स्पेयर कंपटीशन का राउंड 2 चल रहा है और हमें कैसियस को दिखाया जाता है जिसने उधर उसको मारने आए सभी प्लेयरों को हरा दिया था और बोल रही थी, लगता है लगातार 7 बार नहीं, क्या ये लगातार 8 बार था। लेकिन तभी जो बंदे हार कर उधर नीचे गिरे पड़े थे उन्हीं में से एक बंदा अपनी आखिरी सांस लेता हुआ बोलता है, एक ऐसा इनक्रेडिबल कॉम्बो अटैक जिसमें एक छिपी हुई स्किल है जिसके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं है, और किस पागल ने ये कहा था कि ये बम्बू स्पेयर कंपटीशन बराबरी का मुकाबला है, अजी मेरा घंटा, हम उस जैसे मोस्टर को कैसे हरा सकते हैं। उसके बाद कैसियस सोचती है उन सबको हराने में 3 मिनट लगे, ये काफी नहीं है, इसमें और उस गेम में कोई फर्क नहीं है जो मैं पहले खेलती थी, मुझे और भी स्ट्रॉन्ग होना होगा उसे हराने के लिए। उसके बाद हमें एक गेम के बारे में बताया जाता है जिसका नाम इकारोस है। इकारोस एक एक्शन आरपीजी गेम है जो 20 साल पहले रिलीज हुआ था। ये गेम इतना पॉपुलर था कि पास्ट में इसे नेशनल गेम कहा जाता था, लेकिन इसे खेलने के लिए बहुत ज्यादा कंट्रोल और अच्छी फिजिक्स की जरूरत थी और पुराने गेम इंजन की वजह से इसके ग्राफिक और गेम सिस्टम भी खराब थे, इसलिए इसे चुपचाप हटा दिया गया। लेकिन मैं उन यूजर में से एक थी जिसने वह गेम आखिरी दम तक खेलना पसंद था और इकारोस मेरे लिए सिर्फ एक गेम नहीं था बल्कि उसमें मेरी 20 साल की यादें, उपलब्धियां और यहाँ तक कि मेरी जिंदगी भी थी। और इसीलिए मैंने कभी भी किसी को भी रैंकिंग लिस्ट में मेरे अलावा किसी और को पहला स्थान कभी नहीं लेने दिया, कभी भी नहीं, पर जब तक वो सामने नहीं आया था। डेक्स ये कौन है, मैंने इससे पहले इस नाम के प्लेयर को इस गेम में पहले कभी नहीं देखा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेक्स ने कैसियस को प्लेयर वर्सेस प्लेयर में हरा दिया था और वो अपनी पहली हार देखकर हैरान थी और बोल रही थी, ये अभी क्या हुआ, डील इतनी जल्दी कैसे हो गई। लेकिन रेज इफेक्ट का असर तो 3 सेकंड बाद होना चाहिए था, है ना। नहीं रुको, मुझे समझ आ गया, उसने सर्वर लैग का इस्तेमाल किया। उसके बाद वो सोचने लगती वह इकारोस को मुझसे भी कहीं ज्यादा बेहतर समझता था और आखिर वह कमीना है कौन। और उसके बाद हमारा डेक्स वही करता है जो वो हमेशा करता है। आप लोगों ने तो इस स्टोरी की शुरुआत में देखा ही होगा, नहीं तो चलो अब देखते हैं। उसके बाद डेक्स उसे मैसेज करता है, एक घटिया गेम की यूजर होने के नाते भी तुम काफी अच्छी हो, ठीक है, क्योंकि मुझे पहला स्थान मिल गया है तो इसीलिए मैं अब ये गेम छोड़ रहा हूँ। और फिर उसमें लिखा आता है डेक्स ने इस गेम को लॉग आउट कर दिया है। और डेक्स के गेम छोड़ने की बात सुनकर कैसियस बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और गुस्से में बोलती है, उस कमीने ने सिर्फ मेरे इकारोस को ही नहीं बल्कि मेरे प्राइड को भी चुकनाचूर कर दिया है। और फिर हम उसी सीन पर पहुंच जाते हैं जहां पिछला चैप्टर खत्म हुआ था, राउंड 2 खत्म होने के बाद। उधर खड़े होकर कैसियस सोच रही थी, एक ऐसा हिडन क्लास जिससे मैं कोई भी हथियार इस्तेमाल करूं, मैं उसे लड़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकती हूं। उसके बाद हमें उसके हिडन क्लास को दिखाया जाता है जिसका नाम क्विक टूल होता है। एक हिडन क्लास, ये इसके इक्विपमेंट के टाइप पर निर्भर नहीं करता और यूजर कभी भी तेजी से इस पर स्विच कर सकता है। और वो आगे सोचती हुई बोलती है, इस क्विक पुल स्किल की वजह से मैं उसी स्टाइल में लड़ पाई जैसी मैं इकारोस में लड़ती थी। ये मेरे लिए बनाई गई एक हिडन क्लास की तरह था, इस हद तक कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या ये सच में एक इत्तेफाक था। और फिर वह अपने हाथ की मुट्ठी को कसती हुई बोलती है, मेरे पास एक और मौका आया है डेक्स। हाँ डेक्स, तुम्हें पीछे छोड़ने का
एक और मौका जिसे मैं अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। और उसके बाद हमें डेक्स को दिखाया जाता है और वो अब भी उधर ही बैठा था, लेकिन उसको हमारे अलावा कोई और भी देख रहा था। और गाइस वो कोई और नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, जो डेक्स को उस पॉइजन गैस में बड़े आराम से बैठे हुए देखकर गुस्से में इवेंट मैनेजमेंट टीम के डायरेक्टर से बोल रहे थे, मैनेजर कांग, जहरीले गैस के कोहरे के लिए क्या सेटिंग है? और इवेंट मैनेजमेंट टीम के डायरेक्टर बोलते हैं, हमारी सेटिंग इस तरह से सेट की गई है कि ये 200 से ज्यादा टॉक्सिक लेवल वाला एक जानलेवा जहर है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फिर इवेंट मैनेजमेंट टीम के डायरेक्टर से बोलते हैं, अभी कोरिया सर्वर में सबसे हाईएस्ट लेवल 160 है, लेकिन फिर भी वह कमीना उस लेवल 200 वाले जहरीले गैस के कोहरे में 30 मिनट से जिंदा है। और क्योंकि जो वो आइटम इक्विप कर सकता है उन पर भी एक लिमिट है, इसलिए ये उसके स्पेशल ओनली 1 रैंक आइटम का असर भी नहीं हो सकता। तो फिर वह क्या हो सकता है? क्या वो दाल चावल खा के बैठा है क्या उधर? लेकिन तभी इवेंट मैनेजमेंट टीम के डायरेक्टर बोलते हैं, अरे क्या ये उसके किसी स्किल का कोई इफेक्ट हो सकता है जिससे उसे पॉइजन गैस से कुछ नहीं हो रहा? और भाई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनके मुंह से ये बात सुनकर गुस्से में उनसे बोलते हैं, क्या स्किल? क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि ये बात सही है? लेकिन भाई मैनेजमेंट टीम के डायरेक्टर पागलों की तरह हंसते हुए बोलते, नहीं नहीं, हाँ ऐसा ओपी स्किल हो ही नहीं सकता। ज्यादातर टॉक्सिक रेजिस्टेंट स्किल कम से कम रैंक 3 के होते हैं, और अगर उसके पास ज्यादा लेवल के रेजिस्टेंट स्किल है भी तो भी वह कम से कम रैंक 5 के होने चाहिए। और ये कोई ऐसा स्टेज नहीं है जिसके लिए कोई प्रोडक्शन स्किल वाला यूजर तैयार हो सके। और भाई लोग ये लोग डेक्स को प्रोडक्शन स्किल वाला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डेक्स ने जो तलवार बनाकर ऑक्शन में रखा था उसके वजह से उनको लगता है कि डेक्स के पास कोई आइटम बनाने वाला स्किल है जिससे वो आइटम बनाता है। आप समझे कि नहीं? और उनको ऐसे बोलते हुए देखकर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सोचने लगते हैं, उसकी आंखें को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो सच में पागल हो गया है, ये कितना डरावना है। और फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलते हैं, इस हिसाब से तो वह हमारे द्वारा तैयार किए गए जहरीले गैस के कोहरे में इसी तरह से बैठा रहेगा और आखिरी में वो जीत जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। और फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कुछ नहीं कर पाते तो वह फिर सीधा एलाइस के पास चले जाते हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि वह एलाइस के पास जाकर क्या कांड कर रहे थे। लेवल 3 एडमिनिस्ट्रेटर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोएंग म्यूंग एडमिन अथॉरिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहरीले गैस के कोहरे की रैंक को सबसे हाईएस्ट रैंक पर एडजस्ट कर दिया गया है और रेजिस्टेंट स्किल को रद्द कर दिया गया है। अब सबसे ज्यादा टॉक्सिक लेवल को बढ़ा दिया गया। और फिर एलाइस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से बोलती है, आपने अपनी एडमिन अथॉरिटी का इस्तेमाल किया है, पर लेकिन आपने ये एक खास व्यक्ति को टारगेट करने के लिए किया है। ये एकदम गलत पेश था, चेतावनी, इसके लिए आपको उचित सजा दी जाएगी। ये दूसरी बार है जब आपने अपनी एडमिन अथॉरिटी का इस्तेमाल किया है, बाद में ये गलत पेज रिजेक्ट किए जा सकते हैं।